नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लास्ट में मैं आपको क्या है कॉमेंट के अंदर भी उसको पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, इसके अंदर वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावना है। उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों को हम क्या है संपूर्ण व्याख्या के सहित करेंगे पूरे, यानी कि एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उसके बारे में जितने भी ऑप्शन है उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चने के आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी क्या होनी चाहिए? ए नंबर ऑप्शन 5 मीटर, बी नंबर ऑप्शन 10 मीटर, सी नंबर ऑप्शन की बात करें 15 मीटर और डी नंबर है 20 मीटर। यानी कि क्या है, अगर चने का हम क्या है बीज उत्पादन करें, यानी कि चने का सीड प्रोडक्शन करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं, तो उसकी पृथक्करण दूरी है आधार बीज उत्पादन के लिए वो कितनी रखी जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 5 मीटर, बी नंबर ऑप्शन आपके सामने है 10 मीटर, तो ये आपको बताना है। अब देखिए, अगर बात करें, आप सभी को पता है आधार बीज की जब अपने बात करते हैं तो इसके अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा 10 मीटर। यानी कि अगर क्या है चने का आधार बीज का उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर जो पृथक्करण दूरी है या हम कहें आइसोलेशन डिस्टेंस वो कितनी रखी जाती है 10 मीटर रखी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, यानी जो पृथक्करण दूरियां होती है अलग अलग सभी फसलों के लिए उन पे अपने चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको ये जो टेबल है आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी अगर बात करें सबसे पहले गेहूं, धान, जौ, जई, मूंगफली और सोयाबीन, इन फसलों के लिए जो आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है दोस्तों 3 मीटर, और इनके लिए प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए भी कितनी रखी जाती है 3 मीटर रखी जाती है। वहीं अगर बात करें दूसरी फसलें चना है, उड़द और मूंग, अभी हमारे क्वेश्चन में चना था तो चना, उड़द और मूंग, यानी कि ये क्या है मुख्य रूप से दलहनी फसलें, इनके अंदर क्या है आधार बीज उत्पादन के लिए कितनी रखी जाती है 10 मीटर। वहीं अगर प्रमाणित बीज के लिए बात करें तो कितनी रखी जाएगी 5 मीटर रखी जाएगी। मटर की अगर बात करें तो मटर के लिए आधार बीज उत्पादन के लिए दूरी रखी जाती है, वो पृथक्करण दूरी कितनी होती है 20 मीटर होती है। वहीं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अगर बात करें तो कितनी रखी जाएगी 10 मीटर रखी जाएगी। ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से टपकेगा। वहीं अगर बात करें सरसों की, सरसों के आधार बीज उत्पादन के लिए कितनी रखी जाती है 200 मीटर रखी जाती है। और वहीं बात करें प्रमाणित बीज के लिए कितनी रखी जाती है 50 मीटर रखी जाती है। अगर आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर क्वेश्चन पक्का आएगा इस टेबल से। वहीं अगर बात करें मक्का, मक्का के अंदर कौन सी है संकुल प्रजाति है तो 400 और 200। मक्का की अगर बात करें हाइब्रिड की तो यानी कि 600 और 300, यानी आधार बीज के लिए 600 और प्रमाणित बीज के लिए 300। ये जो अगर बात करूं तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इससे पहले पूछे जा चुके हैं ये दोनों टेप। ये जो मक्का की है संकुल और संकर दोनों के बारे में पूछा जा चुका है। उसके बाद में अगर बात करें ज्वार, ज्वार के अंदर क्या है संकुल है तो आधार बीज उत्पादन के लिए 200 मीटर रखेंगे, वहीं प्रमाणित बीज के लिए क्या है 100 मीटर रखते हैं। उसके अलावा अगर बात करें अगर ज्वार संकर ज्वार की बात करें तो आधार बीज उत्पादन के लिए दूरी कितनी रखते हैं 300 मीटर रखते हैं। और अगर बात करें किसके लिए प्रमाणित बीज के लिए क्या है 200 मीटर रखी जाती है दूरी। कपास की बात करूं तो यानी आधार बीज उत्पादन के लिए 50 मीटर, वहीं प्रमाणित बीज की बात करूं तो कितनी दूरी रखी जाती है 30 मीटर रखी जाती है। सूरजमुखी की अगर बात करो सूरजमुखी और कुसुम तो आधार बीज के लिए 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए कितनी रखी जाती है 200 मीटर रखी जाती है। तो ये टेबल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप क्या है टेलीग्राम चैनल के अंदर इस टेबल आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मक्का के संकर बीज उत्पादन में नर व मादा पौधों का अनुपात रखा जाता है, यानी कि जो मेल और फीमेल प्लांट है उनके अंदर यानी कि रेशियो है वो क्या रखा जाता है। तो आपको बताइए, पहला ऑप्शन है 2:4, बी नंबर ऑप्शन है 1:1, सी नंबर ऑप्शन है 3:3 और डी नंबर ऑप्शन की बात करें 4:6।
तो दोस्तों यानी कि सामान्य क्या है, मक्का के अंदर जो नर व मादा अनुपात है वो क्या रखा जाता है, 1:2 रखा जाता है। अभी आप सोचोगे कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यू के एग्जाम में आया था, और इसका राइट आंसर यानी कि अगर इसका आप अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:4, या फिर क्या है 1:2 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सूरजमुखी स्पेस कुल की फसल है, यानी कि सूरजमुखी है वो कौन से कुल की फसल है। ए नंबर ऑप्शन है मालवेसी, बी नंबर है कंपोजिटी, सी नंबर है क्रूसीफेरी, और डी नंबर है लेग्यूमिनेसी। तो दोस्तों अगर बात करें मालवेसी की, अगर बात करें मालवेसी कुल की फसलों की बात करें तो कपास हो जाएगा, भिंडी यानी ओकरा, ये मालवेसी कुल की है। तो इसका राइट आंसर बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाता है, कंपोजिटी होता है। क्रूसीफेरी की बात करें तो इसके अंदर यानी कि सरसों आ जाएगा आपका, उसके अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सभी की फैमिली होती है वो कौन सी होती है, क्रूसीफेरी होती है। लेग्यूमिनेसी की बात करें तो इसमें यानी कि मुख्य रूप से जो पल्सेज क्रॉप होती है, दलहनी फसलें होती है वो आती है, जैसे चना है, मूंग है, उड़द है, ये सारी फसलें किसमें आएगी, लेग्यूमिनेसी में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके जेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। गेहूं की एफआईआर विधि में बीज दर रखी जाती है। गेहूं की जो एफआईआर विधि होती है उसमें यानी कि सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है, 50 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, या फिर 125 किलोग्राम। तो अगर बात करें तो यानी कि गेहूं की बिजाई की विधि होती है कौन सी, एफआईआर विधि होती है, उसमें प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है वो दोस्तों कितनी रखी जाती है, बीज दर रखी जाती है 75 किलोग्राम, यानी कि 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है कौन सी विधि में, एफआईआर विधि में। गेहूं के यानी कि बिजाई की जो एफआईआर विधि होती है उसमें बीज दर 75 किलोग्राम रखी जाती है। गेहूं की अन्य बीज विधियों के बारे में बीज दर बात कर लेते हैं। अगर क्या है गेहूं की अगर मैं बात करूं सामान्य समय पर बुआई करते हैं तो बीज दर क्या रखते हैं, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, अगर सामान्य समय पर बुआई करते हैं। अगर क्या है देर से बुआई करते हैं, या फिर हम क्या है लवणीय या क्षारीय भूमि, या फिर हम क्या है अनइरिगेटेड एरिया कह सकते हैं, असिंचित क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पर अगर बुआई करेंगे तो इसकी सीड रेट है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और लगभग यानी कि 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ठीक है। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड यानी कि छिड़काव विधि की अगर बात करें तो उसके अंदर बीज दर है वो क्या 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। यानी कि अगर क्या है ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिड़काव विधि है उसका प्रयोग करेंगे तो 125 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा अगर बात करें डिबलर विधि का प्रयोग करते हैं तो बीज दर कितने रखेंगे, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। तो आपको गेहूं की जो बीज दर है वो अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी विधि में कितनी बीज दर रखी जाती है गेहूं की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। त्रिफला बनाने के लिए निम्न में से कौन सा फल काम में लिया जाता है, यानी कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिफला बनाने के लिए कौन से फल को काम में लिया जाता है, आपके पास ऑप्शन है आम, अमरूद, आंवला और बेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। ठीक है, आम की अगर बात करें तो आम से क्या है एमूचर बनाया जाता है, यानी आम का चूर्ण बनाया जाता है। उसके अलावा आपको इसके आम के बारे में याद रखना, अगर क्या है 1 किलोग्राम आम की अगर बात करें, 1 किलोग्राम आम से 125 ग्राम अमूचर बन जाता है, यानी आम का चूर्ण बन जाता है। अगर 1 किलोग्राम आम होता है तो उससे लगभग क्या है 125 ग्राम क्या है अमूचर बन जाता है। वही अमरूद की बात करें तो अमरूद का आपको पता है किस क्या बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जेली बनाते हैं। ठीक है, आंवला की अगर बात करें, आंवला और बेर दोनों का उपयोग किस है, आंवला का प्रयोग त्रिफला बनाने में करते हैं। उसके अलावा आंवला और बेर का प्रयोग क्या है, इनसे क्या बनाई जाती है, कैंडी बनाई जाती है। आंवला और बेर से क्या है कैंडी भी बनाई जाती है। कैंडी क्या होता है, कैंडी का मतलब होता है सूखा मुरबा, यानी कि सूखा मुरबा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, इलाहाबाद सफेदा किसकी किस्म है, यानी कि इलाहाबाद सफेदा है वो निम्न में से किस फल की किस्म है। ए नंबर ऑप्शन आम, अमरूद, अंगूर और इमली, इनमें से इलाहाबाद सफेदा किसकी किस्म है। पहले राइट आंसर की बात कर लेते हैं फिर हम इनकी व्याख्या करेंगे। किसकी किस्म है, अमरूद की किस्म है। अमरूद की कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं।
अमरूद की प्रमुख किस्में देखते हैं कौन कौन सी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गई इलाहाबाद सफेदा, उसके अलावा आपको यानी कि अमरूद के अंदर याद रखनी है एक कौन सी किस्म है, अर्का मर्दुला। अर्का मर्दुला यानी कि अमरूद की महत्वपूर्ण किस्म है अर्का मर्दुला, इलाहाबाद सफेदा, ठीक है, यानी कि ये महत्वपूर्ण किस्में है। उसके अलावा अगर बात करें एक इसकी किस्म है अमरूद की बहद कोकोनट, बहद कोकोनट जो यानी कि अमरूद की क्या है, बीज रहित किस्म है, ठीक है, यानी कि अमरूद की क्या है, बीज रहित किस्म है, वो कौन सी है, बहद कोकोनट है। तो ये आपको क्या है इसके बारे में ये बातें याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करें तो अपने क्या कुछ किस्मों के बारे में और जान सकते हैं जो क्या है महत्वपूर्ण किस्में होती है, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि ये आपको याद रखना है अर्का मर्दुला इंपॉर्टेंट किस्म है जो यानी कि अमरूद की क्या है, बोनी किस्म होती है, अमरूद की क्या होती है, बोनी किस्म होती है अर्का मर्दुला, ठीक है। उसके अलावा बहद कोकोनट भी आपको याद रखनी है, ठीक है, बहद कोकोनट। उसके अलावा एक यानी कि इसकी किस्म है जिसका नाम है एप्पल कलर। कौन सी किस्म है, एप्पल कलर, यानी कि अमरूद की एक किस्म है जिसका नाम है एप्पल कलर। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ये अमरूद की क्या है, महत्वपूर्ण किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। संतरे में फरवरी माह में जो पुष्पन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि संतरे के अंदर क्या है, फरवरी माह में जो पुष्पन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, हस्तबहार, मृगबहार, अंबे बहार या निम्न में से कोई नहीं। तो अगर बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे क्या है आम के अंदर पुष्पन होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूं, आम में पुष्पन होता है, आम में पुष्पन का समय होता है वो क्या होता है, फरवरी मार्च ही होता है, यानी आम में पुष्पन होता है फरवरी मार्च। तो यानी कि आम के अंदर, या हम कह सकते हैं सिंपल सा, जो फरवरी मार्च में यानी कि किसी फल में पुष्पन होगा तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अंबे बहार के नाम से जाना जाता है। और ये कह रहा है कि संतरे में फरवरी माह में पुष्पन होता है उसको किस नाम से जानेंगे, तो किस नाम से जानेंगे, अंबे बहार के नाम से जानते हैं। तो अंबे बहार में पुष्पन होता है वो कब होता है, फरवरी मार्च में होता है, फरवरी मार्च में होता है। मृग बहार की बात करें तो दोस्तों, मृग बहार की अगर बात करें तो इसमें पुष्पन होता है वो यानी कि मुख्य रूप से जुलाई माह में अगर पुष्पन होता है तो उसे क्या है, मृग बहार के नाम से जाना जाता है। हस्त बहार की बात करें, हस्त बहार है वो क्या है, मुख्य रूप से कौन से माह में आती है, अक्टूबर माह में आती है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, हस्त बहार है वो अक्टूबर माह में आती है, मृग बहार है वो जुलाई में आती है, अंबे बहार है वो फरवरी मार्च में आती है। तो यानी कि फरवरी माह में अगर संतरे में पुष्पन होता है तो उसकी किस नाम से जानेंगे, अंबे बहार के नाम से जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट किस्म है, यानी कि बीज, निम्न में से बेर की बीज रहित किस्म कौन सी है, इनमें से बेर की बीज रहित किस्म कौन सी है। ऑप्शन है पहला इलायची, दूसरा सिंधु, उसके अलावा सत्सुमा और बहद कोकोनट। बहद कोकोनट तो अभी आपको बताया था किसकी बीज रहित किस्म है, बहद कोकोनट है, ये किसकी बीज रहित किस्म है, अमरूद की है, ठीक है। सत्सुमा की बात करें किसकी बीज रहित किस्म है, संतरा की बीज रहित किस्म है। सिंधु की बात करें किसकी बीज रहित किस्म है, आम की बीज रहित किस्म है। इलायची की बात करें तो ये किसकी बीज रहित किस्म है, बेर की बीज रहित किस्म है। तो ये चारों ही बीज रहित किस्में हैं। बेर की बीज रहित किस्म का नाम क्या है, इलायची। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु। संतरा की बीज रहित किस्म कौन सी है, सत्सुमा। और अमरूद की बीज रहित किस्म है उसका नाम क्या है, बहद कोकोनट। तो आपको अच्छे से पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता के पौधे में दूरी, यानी कि पपीता के पौधे होते हैं उनके अंदर यानी कि दो पौधों के बीच में जो सामान्यतः दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है। ए नंबर ऑप्शन है 2 × 2 मीटर, बी नंबर ऑप्शन है 4 × 4 मीटर, सी नंबर ऑप्शन है 1 × 1 मीटर और डी नंबर ऑप्शन है 5 × 5 मीटर। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 2 मीटर, यानी पपीता और केला के अंदर सामान्य जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 2 × 2 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग यानी कि निम्न में से किस फल में सफल है। ए नंबर ऑप्शन है बेर, बी नंबर ऑप्शन है आम, सी नंबर है आंवला और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें दोस्तों, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, इनमें से सबसे सफल है वो किसमें है, आम के अंदर काम में ली जाती है। यानी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है वो आम के अंदर काम में ली जाती है। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की अगर बात करूं,
ये आम के अंदर यानी कि किसने कहा कि सबसे सफल है, वो यानी कि या आम के लिए इस सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था आर.एस. एमिन। तो आर.एस. एमिन ने आम के लिए प्रवर्धन किया, प्रोपोगेशन की जो विधि विकसित की उसका नाम है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, जो मुख्य रूप से किस में काम में ली जाती है, आम में काम में ली जाती है। बेर की अगर बात करें, बेर में प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी काम में ली जाती है, रिंग बडिंग काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं, रिंग बडिंग या छल्ला कलिकायन काम में ली जाती है। आंवला की अगर बात करें तो आंवला में प्रवर्धन की जो मुख्य विधि होती है वो कौन सी होती है, पेच बडिंग होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें आम में प्रवर्धन की जो व्यवसायिक या मुख्य विधि होती है उसका नाम क्या होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, यानी कि कौन सी होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी भारत में गुलाब में टी बडिंग के लिए उपयुक्त समय, यानी कि उत्तरी भारत के अंदर क्या है, गुलाब में टी बडिंग करने का जो उपयुक्त समय होता है या टी क्लिकाइन करने का जो उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है, दिसंबर से फरवरी, फरवरी से मार्च, जनवरी से फरवरी और डी नंबर है अक्टूबर से नवंबर। तो यानी कि उत्तरी भारत में जो टी बडिंग करने का जो उपयुक्त समय होता है वो क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट है पूषा नारंगी किसकी किस्म है, यानी पूषा नारंगी है वो निम्न में से किसकी किस्म है, गार्डन पी, हजारा, नाइजीला और लेनेरिया। तो इनमें से यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारा या गेंदा की किस्म है। किसकी है, हजारा, गेंदा या मेरीगोल्ड की किस्म है वो कौन सी है, पूषा नारंगी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पुनिका ग्रैंटम वैज्ञानिक नाम है, इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो फटाफट बता दीजिए किसका नाम है, अनार का नाम है। किसका है, अनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिर्च की बीज दर है, यानी कि मिर्च की सामान्य बीज दर है वो क्या रखी जाती है, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और डी नंबर 3.5 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि मिर्च की बीज दर रखी जाती है, ठीक है। आपको पता है मिर्च की अगर बात करें तो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सिथीन के कारण होता है। मिर्च का यानी कि अगर बात करें मिर्च में तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैप्सिसिन के कारण होता है, लाल रंग वो कैप्सिथीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है मूली की, गाजर की, फूलगोभी की या पत्ता गोभी की, प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों किसकी किस्म है, पत्ता गोभी की। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको यहां पे डाला है, यानी कि पत्ता गोभी की इंपॉर्टेंट किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गर्मी की भिंडी फसल में फसल ज्यामिति रखी जाती है, यानी कि जो गर्मी की फसल होती है उसमें फसल ज्यामिति है वो सामान्यतः क्या रखी जाती है। तो अगर बात करें गर्मी की फसल होती है तो उसमें सामान्य जो यानी कि फसल ज्यामिति है वो कितनी रखी जाती है, 45 × 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी लहसुन की किस्म है, इनमें से यानी कि लहसुन की किस्म कौन सी है, पहला ऑप्शन है एग्रीफाउंड डार्क रेड, फिर एग्रीफाउंड व्हाइट, सी नंबर है एग्रीफाउंड रेड, डी नंबर है एग्रीफाउंड रोज। तो अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन की प्रमुख किस्म होती है वो कौन सी होती है, इनमें से कौन सी है, एग्रीफाउंड व्हाइट, जो यानी कि लहसुन की किस्म है। इसके अलावा लहसुन के बारे में आपको याद रखना है, लहसुन की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, लहसुन की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है वो क्या है, 400 से 500 किलोग्राम। क्लोव, जो क्लोव होते हैं उनको यानी कि कितनी आवश्यकता होती है, अगर 1 हेक्टेयर में लहसुन की बुआई करेंगे तो कितने क्लोव की आवश्यकता होती है, तो 400 से 500 किलोग्राम क्लोव की आवश्यकता होती है अगर 1 हेक्टेयर में हम लहसुन की बुआई करते हैं तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का। मक्का है वो एक क्या है, उष्ण व आर्द्र जलवायु का पौधा है, आपको पता है। इसके अंकुरण के लिए यानी जर्मिनेशन के लिए तापमान चाहिए, ए नंबर ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर है 17 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है 31 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर है 37 डिग्री सेल्सियस। पहले अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि
मक्का के जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए जो तापमान चाहिए वो कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा अगर बात करें मक्का की ग्रोथ वृद्धि करने के लिए जो उपयुक्त तापमान चाहिए वो कितना चाहिए, 31 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर बात करें मक्का की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी फसल उत्पादन के लिए तापमान चाहिए 31 डिग्री लिए, और जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए कितना चाहिए, 21 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। मक्का की फसल है, यानी कि मक्का की जो फसल होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, प्रोटो एंड्री होती है या प्रोटोगाइनी होती है या दोनों होती है या कोई नहीं। तो अगर दोस्तों अगर बात करें, सबसे पहले हमें तो ये समझना होगा प्रोटो एंड्री क्या होता है और प्रोटोगाइनी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करूं, यहाँ पर ये शब्द ध्यान से देखिए क्या है, गाय। गाय क्या होती है, मादा होती है। तो ऐसा यानी ऐसे पौधे जिनमें क्या है, मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं। ऐसे पुष्प या ऐसे पौधे जिनमें क्या है, मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोगाइनी कहा जाता है। और जिनमें नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री कहते हैं। यानी प्रोटो एंड्री का मतलब होता है नर पुष्प पहले परिपक्व होना, और अगर प्रोटोगाइनी की बात करें तो मादा पुष्प पहले परिपक्व होना, मादा पुष्प पहले परिपक्व होना। तो याद रखना दोस्तों, यानी कि अगर बात करें मक्का है तो मक्का है वो कौन सी फसल होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी प्रोटो एंड्री होती है। क्योंकि मक्का के अंदर पहले क्या है, नर पुष्प होते हैं वो परिपक्व होते हैं, इसलिए मक्का एक क्या है, प्रोटो एंड्री क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधुरी किस्म निम्न में से मक्का की किस प्रजाति की, यानी कि कौन से प्रजाति की है, सॉफ्ट कॉर्न की है, वैक्सी कॉर्न की है, स्वीट कॉर्न की है या डेंट कॉर्न की है। तो यानी कि मक्का की जो माधुरी प्रजाति होती है वो कौन सी की है, स्वीट कॉर्न की है, यानी कि मीठी प्रजाति है। तो माधुरी है वो क्या है, मीठी होती है, यानी कि स्वीट कॉर्न की प्रजाति है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।